हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। पूरे टॉपिक को हम लोग एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इसमें बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, प्रमुख रचनाकार कौन से हैं और उनकी रचनाएं किस विधा में की गई हैं। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे टू द पॉइंट, और इनके कालखंडों को भी देखेंगे। किस कालखंड से कौन से साहित्यकार या रचनाकार आते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 4 कालखंडों में बांटा। आप याद कर सकते हैं, इनका एक निबंध है चिंतामणि। इनको कालखंडों में बांटने की बड़ी चिंता थी हिंदी साहित्य के इतिहास को, इसलिए 4 कालखंडों में बांटा गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में। अगर हम बात करें एक एक की थोड़ा संदर्भित, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। इसका स्टार्टिंग ईयर माना जाता है 625, कुछ साहित्यकार मानते हैं। कुछ लोग इसे 630 ईस्वी मानते हैं, कुछ लोग इसे 640 ईस्वी मानते हैं, कुछ लोग 650 ईस्वी मानते हैं, कुछ लोग और भी इसे डिफरेंट भी मानते हैं। और इसका एंडिंग पॉइंट मानते हैं 1325, कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग तो 1340 मानते हैं, कुछ लोग 1350 मानते हैं और कुछ लोग इसे 1375 भी मानते हैं। ये ईस्वी में है। आपसे यह प्रश्न नहीं करेगा कि ये ईयर, इसका आदिकाल क्या है। इसमें आप ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, वहां बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न साहित्यकारों ने इसके कालखंड को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। आदिकाल स्टार्टिंग का काल था, इसीलिए इसे आदिकाल कहा गया। हम बात करते हैं भक्ति काल की। इस काल में ईश्वर की भक्ति से संबंधित रचनाएं की गई विभिन्न कवियों के द्वारा, इसीलिए इसे भक्ति काल कहा गया। और भक्ति काल को मध्यकाल भी कहते हैं। यह 1350 से 1650 तक माना जाता है। रीतिकाल आता है इसके बाद। रीतिकाल को 1650 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। वहीं आधुनिक काल को 1850 से अब तक माना जाता है। इस आधुनिक काल को हम लोग 2 कालखंडों में बांट के पढ़ेंगे। 2 कालखंडों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, हम लोग पढ़ेंगे पद्य साहित्य का इतिहास। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। दूसरे कालखंडों के बांटेंगे तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हम लोग भक्ति काल को 2 पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे निर्गुण काव्य धारा, दूसरी पढ़ेंगे सगुण काव्य धारा। आगे चलकर हम लोग इस पर बात करेंगे। निर्गुण काव्य धारा में 2 पार्टों में बट जाएगा। एक संत काव्य धारा जिसे ज्ञानाश्रयी कहेंगे, दूसरा सूफी काव्य धारा जिसको प्रेमाश्रयी कहेंगे। वहीं सगुण काव्य धारा 2 खंडों में विभाजित होगी, रामाश्रयी काव्य धारा और कृष्णाश्रयी काव्य धारा। इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे, खंड वाइज। इस कालखंड से कौन कौन से कवि या रचनाकार हैं, उनकी विधाएं किसमें की गई हैं, कि नाटक है, कि कहानी है, कि उपन्यास है, उसको भी हम लोग तारतम्य तरीके से, सीक्वेंस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आदिकाल को जैसे ईयर वाले में प्रॉब्लम नहीं होगी। 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक सामान्यतः इसे माना जाता है। वहीं अगर नामकरण की बात की जाए तो नामकरण आदिकाल को चारण काल किसने कहा था, स्टार्टिंग का समय था, इसलिए जॉर्ज ग्रियमसन ने इसे क्या नाम दिया, चारण काल नाम दिया। चारण काल एक लोगों ने और नाम दिया, किसने दिया, राम कुमार वर्मा ने भी इसे चारण काल कहा। वहीं बात करें बीजवपन काल, तो बीजवपन काल किसने कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, क्योंकि हिंदी की कह सकते हैं शुरुआत थी। जैसे किसान क्या करता है, जमीन में बीज डालता है, तो फसलों की या खेती की क्या होती है, शुरुआत होती है। वैसे हिंदी की शुरुआत हुई थी, इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा। इसको याद कर लेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी
जो किसान होता है, अन्न जो उगाता है, बीज डालता है, वो क्या होता है? महान होता है। याद कर लेंगे किसान से। किसान क्या होता है? महान होता है। जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। तो बीज कौन डालता है? जो महान होता है, महान किसान होता है। याद कर लेंगे बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल। आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हम जानते हैं कि पिछले समय में, पिछले जमाने में, आदिकाल में 1000 रुपए बहुत होते थे। 1000 रुपए बहुत होते थे, लेकिन इस जमाने में 1000 की कोई वैल्यू नहीं है। तो आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल बिल्कुल फेमस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। अगर प्रश्न आए कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो बताएंगे क्या? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। वहीं सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा इसे सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। वहीं संधि काल या चारण काल पूछेगा तो कौन कहा? राम कुमार वर्मा ने कहा। राम कुमार वर्मा ने इसे क्या कहा? संधि काल या चारण काल नाम दिया। वहीं प्रारंभिक काल किसने कहा? तो प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? प्रारंभिक काल, हिंदी का प्रारंभिक काल था, हिंदी की शुरुआत थी, इसे प्रारंभिक काल किसने कह दिया? तो मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कहा। जैसे मिश्र बंधु में कौन कौन लोग आते हैं? तो जैसे गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी आते हैं। वहीं श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी किस में आते हैं? उन्हें मिश्र बंधु कहा जाता है। हम लोगों ने नामकरण को जाना। इसमें प्रश्न करेगा बीज वपन काल किसे कहा जाता है? आदिकाल बताएंगे। बीज वपन काल, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वीर गाथा काल किस काल को कहा जाता है? तो आदिकाल को कहा जाता है। दूसरे टाइप का प्रश्न बनेगा कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगर प्रश्न आए कि सिद्ध सामंत काल किसे कहा जाता है? तो बताएंगे आदिकाल को कहा जाता है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो बताएंगे राहुल सांकृत्यायन ने इसे आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। आदिकाल की शैलियां की बात की जाए तो आदिकाल की 2 शैलियां थीं। एक थी डिंगल, दूसरी क्या थी? पिंगल शैली थी। जो डिंगल शैली थी, एक कर्कश शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया था। कर्कश शब्दावली। कर्कश शब्दावली का मतलब है जो कान में चुभती थी। कान में क्या होती थी? चुभती थी। कान में चुभती थी। कई लोग बोलते हैं कान में चुभती है उनकी आवाज, उनके शब्द क्या होते हैं? कान में चुभते हैं। और कर्कश शब्दावली थी, इसलिए यह क्या हो गई? जो डिंगल शैली थी ये क्या हो गई? लुप्त हो गई। वहीं अगर बात करें पिंगल शैली की, तो पिंगल शैली जो थी आदिकाल की, यह पिंगल शैली कर्णप्रिय शैली थी। क्या थी? कर्णप्रिय शैली थी। कान में चुभती नहीं थी। और यह क्या हुई? कान में चुभती नहीं थी। कान में चुभती नहीं थी। और कर्णप्रिय होने के कारण यह क्या हुई? ब्रज भाषा में इसका विलय हो गया। ब्रज में विलय हो गया। किसका? पिंगल का। तो आदिकाल की 2 शैलियां, एक डिंगल याद रखेंगे, दूसरा क्या याद रखेंगे? पिंगल याद रखेंगे। अगर इनसे प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार कौन कौन से हैं? हम लोग एक एक करके इस पर बात करते हैं। जैसे एक है स्वयंभू, इधर दिया गया है, इधर कवियों के नाम दिए गए हैं, इधर कवि दिए गए हैं या रचनाकार कह सकते हैं, इधर कवि या रचनाकार दिए गए हैं। और इस साइड इनकी रचनाएं दी गई हैं, इनकी रचनाएं दी गई हैं। इनसे जो प्रश्न बनेंगे हम लोग उस पर बात करेंगे। जैसे पहला प्रश्न आ जाता है, निम्न में कौन से कवि आदिकाल के हैं? आप लोग इस लाइन के याद कर लेंगे। तो ये क्या है? आदिकाल के कवि हैं। निम्न में कौन सी रचना आदिकाल की है? सीधे प्रश्न इस तरह भी कर सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर स्वयंभू की बात की जाए
तो अपभ्रंश का पहला महाकवि माना जाता है स्वयंभू को। अगर प्रश्न आए कि अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो बताएंगे क्या? अपभ्रंश का प्रथम कवि अपभ्रंश का प्रथम कवि पूछेगा स्वयंभू बताएंगे। अगर इनकी जो रचना है पौमचर्यु, ये क्या है? अपभ्रंश की, अपभ्रंश नोट करते चलेंगे। अपभ्रंश का प्रथम कड़वक बद्ध रचना है, कड़वक बद्ध रचना। अपभ्रंश की प्रथम कड़वक बद्ध रचना कौन सी है, तो बताएंगे पौमचर्यु है। कड़वक बद्ध रचना किसे कहते हैं? 7 चौपाई के बाद क्या होता है? 7 चौपाई के बाद एक एक दोहे का क्रम होता है। 7 चौपाई के बाद जब एक दोहे का क्रम होता है तो उसे कड़वक बद्ध रचना कहते हैं। ये अपभ्रंश की पहली कड़वक बद्ध रचना थी। कड़वक बद्ध अपभ्रंश जरूर याद करेंगे, हिंदी सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है, अपभ्रंश पूछ रहा है। वहीं अगर बात करें सरहपा की, तो सरहपा कौन है? हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सरहपा को हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि अगर प्रश्न आए तो बताएंगे क्या? सरहपा बताएंगे। इनकी रचना क्या है? दोहा कोश है। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सर दोहा सुनाओ, सर दोहा सुनाओ से याद कर लेंगे दोहा कोश को। दोहा यहां सर लगा है, सर दोहा सुनाओ। सरहपा की रचना है दोहा कोश, याद रखेंगे। वहीं दूसरी बात करें देवसेन की, तो इनकी रचना है श्रावकाचार है, देवसेन की रचना है। यह क्या मानी जाती है? श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। लिखेंगे हिंदी की पहली रचना, हिंदी की पहली रचना। सीधे प्रश्न कर सकता है, सीधे क्या प्रश्न कर सकता है? सीधे प्रश्न यही कर सकता है श्रावकाचार को किसने लिखा, तो देवसेन ने लिखा, या देवसेन की रचना है श्रावकाचार है, हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार है। जैसे प्रश्न पूछेगा आप उस टाइप का उत्तर बताएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान ने क्या लिखा? संदेश राशक लिखा अब्दुर रहमान ने। देखिए मोबाइल के जमाने में अब संदेश भेजना क्या है, दूर नहीं है, तुरंत आप संदेश मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अब्दुर दूर से याद कर लेंगे, संदेश अब्दुर रहमान। नूह सिपहर की बात करें तो नूह सिपहर में अमीर खुसरो ने भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन किया है नूह सिपहर में। तो अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? नूह सिपहर, याद रखेंगे। वैसे बात करें अगर अमीर खुसरो को, तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इनको किसका किसका जनक माना जाता है? एक तो हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, हिंदी खड़ी बोली का जनक, हिंदी खड़ी बोली। इन्हें पहेली का जनक कहा जाता है। किसका? पहेली का जनक। इन्हें सितार तबला का जनक माना जाता है, सितार और तबला। इन्हें कव्वाली का जनक माना जाता है, भारतीय कव्वाली। अगर इन सब में पूछे तो उत्तर क्या होगा जनक में? तो अमीर खुसरो को बताएंगे हिंदी खड़ी बोली का जनक। और बात करें पहेली का जनक, सितार और तबला का जनक, और कव्वाली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कीर्ति पताका विद्यापति की है। विद्यापति हिंदी के पहले गीतकार हैं। अगर प्रश्न आए कि हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है, तो बताएंगे विद्यापति हैं हिंदी के प्रथम गीतकार। अगर हिंदी के प्रथम गीतकार पूछेगा तो बताएंगे विद्यापति हैं। इनकी रचना का नाम है कीर्ति पताका। इनकी पदावली भी है एक, और एक है कीर्ति लता भी है। कीर्ति लता
पदावली और कीर्ति पताका। 3 रचनाएं हैं, आप कीर्ति पताका को ध्यान रखेंगे, विद्यापति की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग जो ये रचनाकार पढ़ रहे हैं, ये रचनाकार किस कालखंड के हैं, तो बताएंगे आदिकाल के हैं। और जो रचनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं, ये किस काल की हैं, तो आदिकाल की रचनाएं हम लोग देख रहे हैं। अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें, पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम है, चंद्रमा, तो याद कर लेंगे चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा, चंद्रबरदाई। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगर आए कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो क्या बताएंगे, हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ क्या है, आपका पृथ्वीराज रासो है। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा, तो चंद्रबरदाई ने लिखा। देखेंगे कि जो प्रथम करके आ रहा है, पहली रचना, पहला ग्रंथ, पहला उपन्यास, इस तरह हम लोग बातचीत करते चलेंगे। तो इसमें देखेंगे मामूली अंतर रहेगा, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पृथ्वीराज रासो याद हो गई, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने लिखा। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासो में। बीसल देव रासो को किसने लिखा, नरपति नाल ने लिखा। किस रस में है, श्रृंगार रस में है। एक बात जान लेते हैं कि आदिकाल की जो रचनाएं हैं ज्यादातर वीर रस में की गई हैं, कुछ को छोड़ करके सारी रचनाएं क्या हैं, ज्यादातर वीर रस में है। वहीं एक इसमें है बीसल देव रासो, श्रृंगार रस में ये रचना है, ध्यान रखेंगे। पूछ सकता है सीधा, बीसल देव रासो रचना किस रस में है, तो बताएंगे श्रृंगार रस में है, श्रृंगार रस में है। सही कर लेंगे, थोड़ा श्रृंगार गड़बड़ लिखा है। कैसे याद करेंगे, देखिए शादी होती है 1 से होती है शादी, 20 से नहीं होती है। नरपति पति 1 होता है, 20 नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे, 20 नहीं होता है। नरपति ना से याद कर लेंगे, 20 पति नहीं होते हैं, 1 होता है, नरपति नाल है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रमाल रासो किसकी रचना है। प्रमाल रासो, पर का मतलब है दूसरे का माल, परमाल। अगर परमाल है, परमाल चोर क्या करते हैं, दूसरों का माल चुराने के लिए रात में जगते हैं, जगनी की याद कर लेंगे। परमाल चुराने के लिए चोर रात में जगते हैं। तो परमाल रासो किसकी रचना है, जगनी की। इसी का एक खंड है आल्हा खंड। इसके कई खंड हैं प्रमाल रासों के, उनमें से एक खंड है आल्हा खंड। यही खंड वर्तमान में मौजूद है और वर्तमान में और खंड मौजूद नहीं है। तो आल्हा खंड किसका भाग है, अगर पूछे भाग किसका है या किसका खंड है, तो क्या बताएंगे, आल्हा खंड प्रमाल रासों का भाग है। प्रमाल रासो का आल्हा खंड में किसका वर्णन किया गया है, अगर प्रश्न आए तो महोबा के 2 वीरों आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। किसमें, प्रमाल रासो में। अगर सीधे प्रश्न करें कि आल्हा खंड के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, तब भी उत्तर क्या बताएंगे, जगनिक बताएंगे, क्योंकि आल्हा खंड प्रमाल रासो का खंड है, भाग है, जिसमें महोबा के 2 वीरों आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खुमान रासो भी हम लोग जानते हैं, ये भी वीर रस में है। जैसे पृथ्वीराज रासो थी, सारी रचनाएं वीर रस में मिलेंगी, एक ही आपकी थी क्या, श्रृंगार रस में, बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो को किसने लिखा था, नरपति नाल ने। बीसल देव रासो शादी 1 से होती है, 20 से नहीं। खुमान रासो किसकी है, दलपत विजय की है। अगर कोई दल विजय प्राप्त करता है तो उसे क्या हो जाता है, गुमान हो जाता है। क्या हो जाता है, गुमान होता है, याद कर लेंगे, गुमान से खुमान। कोई दल विजय प्राप्त करता है तो उसे गुमान हो जाता है। खुमान रासो दलपत विजय की है। वहीं अगर बात करें विजयपाल रासो की, तो विजयपाल रासो किसकी है, नल सिंह की है। किसकी है, नल सिंह की है। विजयपाल रासो किसकी है,
नल्ल सिंह की है। हमीर रासो की बात करें, हमीर रासो सारंगधर की है। किसकी है? सारंगधर की। ये सभी रचनाएं वीर रस में की गई हैं। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर प्रश्न आए कि आदिकाल के प्रमुख कवि कौन है, अगर पूछे कि आदिकाल की निम्न में कौन सी आदिकाल की रचना है, तो भी कर लेंगे। निम्न में आदिकाल की कौन सी रचना है, कर लेंगे। अगर प्रश्न आए कि कवि कौन है, रचनाकार है, तब भी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं भक्ति काल की ओर। जैसा नाम से ही जान रहे हैं कि भक्ति काल लिखा हुआ है, भक्ति काल या मध्यकाल, ईयर भी दिया है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। एक निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा उसे कहते हैं जो ईश्वर का कोई आकार नहीं मानता, उसे निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के कवि ईश्वर को एक आकार के रूप में मानते हैं, उसे सगुण काव्य धारा कहा गया। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया। एक संत काव्य धारा जिसको ज्ञानाश्रयी कहते हैं, दूसरा क्या था? सूफी काव्य धारा, प्रेमाश्रयी। और सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया, एक रामाश्रयी। वे भक्ति काल के कवि जो भगवान श्री राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाए, उनसे संबंधित रचनाएं की, उन्हें राम माश्रयी काव्य धारा के कवि कहते हैं। वहीं वे भक्त कवि जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य बनाए और अपनी रचनाओं में उनकी उपासना का उल्लेख किया, तो उन कवियों को हम लोग कृष्णाश्रयी काव्य धारा का कवि कहते हैं। अगर प्रश्न आए कि निम्न में कौन सा कवि भक्ति काल का कवि है, तो सभी क्या है? भक्ति काल के कवि हैं। सभी क्या है? भक्ति काल के कवि हैं। आपका उत्तर क्या होगा? भक्ति काल के कबीरदास भी हैं, जायसी भी हैं, तुलसीदास भी हैं, सूरदास भी हैं। अगर प्रश्न आए कि निम्न में कौन निर्गुण काव्य धारा का कवि है, तो ये क्या है? निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। इतने क्या है? निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा में कबीरदास भी आएंगे, जायसी भी आएंगे। वहीं अगर पूछे कि सगुण काव्य धारा का निम्न में कौन सा कवि है, तो ये क्या है? सगुण काव्य धारा के कवि हैं। ये क्या है? सगुण काव्य धारा के कवि हैं। इधर निर्गुण, इधर सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी दो पार्टों में विभक्त हो जाती है, एक संत काव्य धारा, दूसरा सूफी काव्य धारा। अगर संत काव्य धारा का बात करें, तो संत काव्य धारा का प्रमुख कवि अगर पूछेगा, क्या बताएंगे? संत काव्य धारा का प्रमुख कवि कौन है? अगर संत काव्य धारा का प्रमुख कवि पूछेगा तो बताएंगे कबीरदास जी हैं। अगर पूछे सूफी काव्य धारा का प्रमुख कवि कौन है, तो जायसी बताएंगे सूफी काव्य धारा के कवि हैं। वहीं रामाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कौन है? तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी रामाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। वहीं कृष्णाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास जी हैं। हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग इन कवियों की रचनाओं के बारे में जानते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उन पर हम लोग बातचीत करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं आगे। निर्गुण काव्य धारा हम लोग जाने हैं कि निर्गुण काव्य धारा जो ईश्वर का कोई आकार नहीं है मानती है, एक दो भागों में बढ़ जाता है, एक संत काव्य धारा, दूसरी सूफी काव्य धारा। इसमें संत काव्य धारा के कौन कौन से कवि हैं, उनकी रचनाएं कौन हैं? अगर संत काव्य धारा का प्रमुख कवि पूछेगा तो क्या बताएंगे? कबीरदास जी। इनकी रचना का क्या नाम है? बीजक है, याद रखेंगे। इनकी प्रमुख रचना का नाम है बीजक, और इसी के भाग हैं साखी शबद रामायणी बीजक के, याद रखेंगे। साखी शबद रामायणी, किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, कबीरदास जी की फेमस रचना है साखी शबद रामायणी। किसका भाग है? बीजक का भाग है। वहीं गुरु नानक भी संत काव्य धारा के कवि हैं। रैदास की बात करें तो इनकी रचना का नाम है बानी, रैदास की रचना का नाम है बानी। दादू दयाल की बहुत फेमस नहीं है, मलूक दास याद कर लेंगे, उनकी भी बहुत पूछी नहीं जाती है। ज्ञान बोध और रतन खान इनकी रचना है। वहीं अगर सुंदर दास की बात करें
तो सुंदरदास की है सुंदर विलाप, इनकी रचना है सुंदरदास की। अगर संत काव्यधारा के प्रमुख कवि पूछेगा, बताएंगे कबीरदास जी, गुरु नानक जी, रैदास जी, दादू दयाल जी, मलूकदास जी। और सुंदरदास जी क्या है, संत काव्यधारा के कवि हैं। उनकी रचनाओं को हम लोगों ने जाना। इसमें कबीरदास याद रखेंगे, कबीरदास, और रैदास की याद कर लेंगे, और बहुत पूछे नहीं जाते हैं। संत काव्यधारा में 2 कवियों के रचनाएं पूछी जाती हैं, कबीर, और हम लोग एक याद कर लेंगे, क्या, रैदास की याद कर लेंगे, और नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूफी काव्यधारा के कवि। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं, अगर प्रश्न आए तो क्या बताएंगे, जायसी को सूफी काव्यधारा का कवि माना जाता है। जो हम लोग स्लाइड में देख रहे हैं, एक कवि निर्गुण काव्यधारा के कवि, सभी क्या हैं, निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा के हैं, निर्गुण काव्यधारा के। इधर संत काव्यधारा, इधर सूफी काव्यधारा, लेकिन जो रचनाएं और कवि दिए गए हैं सभी क्या हैं, निर्गुण काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। और इसमें प्रमुख कवि है सूफी काव्यधारा के मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना है पद्मावत, बहुत पूछी जाती है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम याद रखेंगे, किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, फेमस रचना है जायसी की। कुतुबन की याद करेंगे, कुतुबन की रचना है मृगावती, याद रखेंगे। मृग कहाँ रहता है, वन में रहता है, याद कर लेंगे, वन इधर है, मृगावती। मृग कहाँ रहता है, वन में रहता है, मृगावती। मंझन की है मधुमालती, मंझन की रचना का नाम है मधुमालती, याद रखेंगे, मधुमालती। देखिए मधु क्या होती है, अगर उस पर पत्थर वगैरह मार दीजिए तो क्या करती है, झनझनाने लगती है, भनभनाने लगती है, मधु याद कर लेंगे। मंझन की है। उस्मान की है चित्रावली, उस्मान की चित्रावली है। वही मुल्ला दाऊद की चंदायन है रचना। असाइद की भी पूछी जाती है, इनकी रचना है हंसावली, हंसावली को देखे रहेंगे, किसकी रचना है, असाइद की। वही नूर मोहम्मद शेख नबी, इनकी रचना बहुत फेमस नहीं है, याद रखेंगे। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, तो प्रमुख कवि है जायसी। और कवि कौन है, कुतुबन, मंझन, उस्मान, मुल्ला दाऊद, असाइद, नूर मोहम्मद शेख नबी क्या है, सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो हम लोगों ने निर्गुण काव्यधारा को देखा और उनसे संबंधित जो रचनाएं बनती हैं उनको याद करेंगे। जायसी की याद रखेंगे, कुतुबन को बहुत पूछी जाती है, याद रखेंगे। मधुमालती, मंझन की है, याद रखेंगे। असाइद की याद रखेंगे, उस्मान की भी देखे रहेंगे। इतनी लोगों की रचनाएं को हम लोग थोड़ा ट्रिक के माध्यम से समझे रहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा, जैसे भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। तो एक है इसमें सगुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा को एक में रामाश्रयी काव्यधारा में बांटा गया, दूसरा किस में बांटा गया, कृष्णाश्रयी में बांटा गया। वह भक्ति काव्य के कवि जो भगवान श्री राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाए, उन्हें क्या कहा गया, रामाश्रयी काव्यधारा का कवि कहा गया। उसमें प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। हम लोगों ने और कवियों को देखा था, लेकिन जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, हम लोगों ने उन्हीं कवियों की रचनाओं को संकलित किए हैं। जैसे तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, वरवे रामायण, पार्वती मंगल। देखिए हम लोग जैसे हनुमान बाहुक पढ़ेंगे तो हनुमान जी का मंगलवार दिन होता है पार्वती मंगल। जानकी मंगल, बिल्कुल मंगल मंगल आ रहा है, हनुमान जी का दिन है। रामाज्ञा प्रश्न। ये सारी रचनाएं किस भाषा में, अगर पूछा जाए कि तुलसीदास की कौन सी रचना अवधी भाषा में की गई है, तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाएं में रचनाएं अपनी की हैं। तो जो ये हम लोगों ने पढ़ा, ये रचनाएं किस भाषा में है, तो आप बताएंगे क्या अवधी भाषा में की गई हैं। किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। जैसे सीधे प्रश्न करेगा कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा जो रचित ग्रंथ है किस भाषा में है, तो बताएंगे अवधी भाषा में है। रामलला नाचू, वैराग संदीपिनी, बरवे रामायण,
पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, सभी रचनाएं अवधी भाषा में हैं। वहीं कुछ रचनाएं इनकी ब्रज में हैं, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, ये रचनाएं ब्रज भाषा में की गई हैं। ये सभी रचनाएं किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में हैं। याद रखेंगे इसको भी, किस भाषा में है? तो ब्रज में है, याद रखेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से इनकी रचनाओं को याद कर लेंगे कि किस भाषा में की गई हैं। तो एक ट्रिक बना लेंगे, विनय पत्रिका, हनुमानवली, ब्रज को चली। इस ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे कि तुलसीदास की कौन सी रचनाएं ब्रज में है। तो विनय पत्रिका ब्रज में है, वहीं हनुमान बाहुक क्या है? ब्रज में है। वली, जिसमें वली आ रहा है, जैसे कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सभी क्या है? ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली और हनुमान बाहुक, ये रचनाएं किसमें है? ब्रज भाषा में है। बाकी और रचनाएं तुलसीदास ने अवधी भाषा में की हैं, इसको बात में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कृष्णाश्रयी सूरदास जी इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। जैसे रामाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तुलसीदास जी माने जाते हैं। वैसे सूरदास जी की रचनाएं हैं बिल्कुल सूर सागर, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, सूर लगा हुआ है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी याद कर लेंगे। भ्रमर गीत, दो याद कर लेंगे, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो बताएंगे सूरदास जी की रचना है। वहीं आगे बढ़ते हैं मीरा जी की रचनाओं को। मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद। देखिए, जो माँ होती है रात में गीत सुनाती है छोटे बच्चों को ताकि सो जाएं। गीत गोविंद टीका, मीरा सो याद कर लेंगे, मीरा से गीत सुनाती है, राग से सुनाती है। अगला बरसी का मायरा भी मीरा जी की रचना है। 3 रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और बरसी का मायरा। अगले कवि हैं कृष्णाश्रयी काव्यधारा के रसखान जी। रासलीला, सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, इनकी रचनाएं 3 रचनाएं हैं, फेमस रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। रासलीला फेमस ही है, रासलीला। सुजान रस खान, प्रेम वाटिका याद कर लेंगे, सुजान में रसखान लगा ही है, कोई जरूरत नहीं है। प्रेम वाटिका थोड़ा सा देखे रहेंगे, प्रेम वाटिका। नंददास की रचनाएं बहुत फेमस नहीं है, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, इनकी रचनाओं में मंजरी लगा हुआ है। आप लोग नंददास की रचनाओं को समझ लेंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। इससे जो प्रश्न आएंगे आप कर ले जाएंगे। निम्न में कौन सगुण काव्यधारा की रचना है, या निम्न में कौन सगुण काव्यधारा के कवि हैं, आप कर लेंगे। अगर रामाश्रयी काव्यधारा की रचना पूछा जाए या कवि पूछा जाए तो कर लेंगे। कृष्णाश्रयी काव्यधारा के कवि या रचनाएं पूछी जाए तो आप कर ले जाएंगे निश्चित रूप से। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। हम लोग बात करेंगे अष्टशाप के कवियों की। जो अष्टशाप के कवि हैं, अष्टशाप के कवि का मतलब है 8 कवि। 8 कवियों के समूह को अष्टशाप का कवि कहा गया। ये कवि श्री कृष्ण काव्यधारा से जुड़े थे। श्री कृष्ण काव्यधारा से जुड़े हुए कवि थे अष्टशाप के कवि।
अगर पूछा जाए अष्टछाप के कवियों को स्थापित कौन किया था, तो कौन किया था अगर प्रश्न आए तो बताएंगे वल्लभाचार्य ने किया था। कौन किया था? वल्लभाचार्य। और उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ। कौन किया था? विट्ठलनाथ। और कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया, एक भी प्रश्न आता है तो बताएंगे 1865 में स्थापित किया गया था। 8 भक्तिकालीन कवियों का गुट था, समूह था, कवियों का एक समूह था जो विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्यों कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते थे। इसमें प्रश्न आता है कि निम्न में कौन अष्टछाप के कवि हैं, कौन नहीं है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अगर दोनों को मिला देंगे तो ये क्या है? 8 जो कवि देख रहे हैं ये क्या है? अष्टछाप के कवि इन्हें माने जाते हैं। इसमें इस टाइप का भी प्रश्न आता है, निम्न में कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, निम्न में कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो हम लोग वल्लभाचार्य के शिष्य को याद कर लेंगे, फिर विट्ठलनाथ के शिष्य को याद कर लेंगे, 4 इधर 4 इधर, तो 8 कर ले जाएंगे। एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग इसे एक ट्रिक के माध्यम से कर लेंगे। ट्रिक क्या है? कुंभ के सूर पर, कुंभ के सूर पर कृष्ण बैठे हैं। अगर आए कि वल्लभाचार्य के प्रमुख कौन से शिष्य हैं तो बताएंगे कुंभन दास। क्या बताएंगे? कुंभन दास बताएंगे। सूर से हो जाएगा सूरदास हो जाएगा, पर से परमानंद हो जाएगा, और कृष्ण से क्या हो जाएगा? कृष्णदास हो जाएगा। चारों कवियों को आप जान लेंगे कि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। एक ट्रिक याद कर लेंगे, क्या? कुंभ के सूर पर कृष्ण बैठे हैं, कुंभ के सूर पर कृष्ण बैठे हैं। दूसरा याद कर लेंगे दूसरे ट्रिक के माध्यम से, गोविंदा छीत चतुर्भुज नंदा, गोविंदा छीत चतुर्भुज नंदा, गोविंदा छीत चतुर्भुज नंदा। इसके माध्यम से विट्ठलनाथ के शिष्य को हम लोग याद कर लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। गोविंदा से याद कर लेंगे गोविंद स्वामी, छीत से याद कर लेंगे छीत स्वामी, और चतुर्भुज से चतुर्भुज दास, नंदा से याद कर लेंगे नंददास। गोविंदा छीत चतुर्भुज नंदा। तो हम लोगों ने अष्टछाप के 8 कवियों की बात की। कौन कौन से कवि अष्टछाप के कवि हैं, निम्न में कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं को हम लोगों ने देखा, निम्न में कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं इसको हम लोगों ने देखा। अगर आएगा क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। इसकी स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने 1865 में 8 भक्तिकालीन कवियों को का एक समूह था जिन्होंने इसे स्थापित किया था। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल जैसे नाम से जान रहे हैं, इस कालखंड के कवि कोई रीति से काम करेंगे, उनका क्या होगा? एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, एक शास्त्रीय तरीका होगा, शास्त्रीय ढंग पर रीति पर जो चल रहे हैं उनका एक ढंग होगा, उस पर क्या करेंगे? ये लोग अपनी रचनाएं करेंगे। अगर बात करें श्रृंगार रस की प्रधानता किस काल में पाई जाती है, प्रश्न आए तो बताएंगे रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल में दोहे लिखे गए, दोहे ज्यादा लिखे गए, कवित्व लिखे गए, सवये लिखे गए। किस काल में दोहे कवित्व सवये बहुत लिखे गए तो बताएंगे रीति काल में। अलंकार का अधिकाधिक प्रयोग किया गया, क्योंकि श्रृंगार रस की प्रधानता थी इसलिए अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। इस काल के कवि क्या थे? अधिकांशता क्या थे? दरबारी कवि थे। किसी राजा के यहाँ दरबारी कवि थे, हम कह सकते हैं चाटुकार टाइप के कवि थे, जो क्या करते थे? राजाओं को खुश करने के लिए प्रेम कथाओं पर आधारित रचनाएं किया करते थे। नायक नायिका के प्रेम को लेकर के विभिन्न रचनाएं इन्होंने की रीतकाल के कवियों ने, इसीलिए इसे हम लोग श्रृंगार रस प्रधान काल भी कहते हैं। अगर बात करें इसके रीतकाल के नामकरण की तो रीतकाल इसे किसने कहा?
रीतिकाल किसने कहा? तो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा। अगर प्रश्न आए कि रीतिकाल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा। वहीं श्रृंगार काल अगर पूछे किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। अगर पूछे अलंकृत काल किसने कहा, तो अलंकृत काल इसे मिश्र बंधु ने कहा, मिश्र बंधु ने। अगर रीति काव्य काल किसने कहा, रीति काव्य काल, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अगर कला काल पूछेगा, कला काल किसने कहा, तो बताएंगे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। अंधकार काल किसने कहा, तो त्रिलोचन जी ने इसे क्या कह दिया, अंधकार काल का नाम दिया रीतिकाल को। रीतकाल का नामकरण विभिन्न प्रकार से किया गया। इसे रीतकाल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को क्या किया है, काल डिवीजन किया है, काल विभाजन किया है। उसके आधार पर भी हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रीतिकाल के जो कवि हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया रीतिबद्ध। रीतिबद्ध का तात्पर्य है वह रीतिकाल के वह कवि जो रीतियों के बंधन में बंधकर शास्त्रीय ढंग पर उनके लक्षण को, उदाहरण को प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की, उन्हें क्या कहा गया, रीतिबद्ध का कवि कहा गया। वही बात करें रीत सिद्ध कवि की, तो रीत सिद्ध कवि उसे कहा गया, इनको रीतिकाल के लक्षण और उसके उदाहरण जो पता थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, उस टाइप की रचनाएं नहीं की, सेम टू सेम नहीं किया, बल्कि उसमें थोड़ा बदलाव किया। लेकिन इनका झुकाव की बात करें, इनका झुकाव की अगर बात करें हम लोग, इनका झुकाव किधर था, रीतिबद्ध की ओर था, लेकिन इनके बराबर नहीं था। रीति मुक्त में बिल्कुल अलग, रीतियों से बिल्कुल हटकर इन्होंने रचनाएं की। रीतियों से हटकर रचनाएं की, पूर्णतः अपनों को अलग कर लिए, इसीलिए इसे नाम क्या दिया गया, रीति मुक्त कवि कहा गया। रीतिबद्ध में कौन कौन आते हैं, केशवदास जी आते हैं। अगर प्रश्न आए कि निम्न में कौन रीतिकाल के कवि हैं, तो इसमें नाम देख रहे हैं केशवदास, भूषण, भिखारी दास, सेनापति, पद्माकर, मतिराम, बिहारी, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, ये क्या है, रीतिकाल के कवि हैं। अगर प्रश्न आए कि निम्न में कौन रीतिकाल का कवि है, तो प्रश्न को क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। अगर इस टाइप का प्रश्न आए कि निम्न में कौन सी रचना रीतिकाल की रचना है, इन रचनाओं को ध्यान रखेंगे, ये सब क्या है, रीतिकाल की रचनाएं हैं। अगर एक एक कर की बात करें तो केशवदास की प्रमुख रचना कौन है, कवि प्रिया है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका आप अटैच कर लेंगे क्योंकि इसमें प्रिया प्रिया लगा है, प्रिया प्रिया से क्या करेंगे, अटैच कर लेंगे। वहीं भूषण की बात की जाए, वीर रस पर इन्होंने रचनाएं की भूषण ने। शिवराज विजय, शिवराज विजय किसकी रचना है, तो बताएंगे भूषण की है। छत्रपाल दशक किसकी रचना है, भूषण की। शिवा बाउनी किसकी रचना है, तो बताएंगे क्या, भूषण की है। इसमें क्या लगा है, शिव, शिव लगा हुआ है। आप भूषण की रचनाओं में शिव लगा रहता है, ध्यान रखेंगे। भिखारी दास अगले कवि आते हैं, भिखारी दास, इनकी रचना नहीं पूछी जाती है। श्रृंगार, निर्णय थोड़ा देखे रहेंगे। सेनापति आते हैं, कवित रत्नाकर, पूछा नहीं जाता। पद्माकर भी पूछा नहीं जाता, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मतिराम रसराज भी नहीं पूछी जाती है। आप लोग केशवदास की रचना, भूषण की रचना और भिखारी दास की रचना को ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न आपको बन सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिहारी। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे केशवदास की इंपॉर्टेंट है, भूषण की इंपॉर्टेंट है, केशवदास, भूषण, बिहारी। और यहां पर घनानंद की भी इंपॉर्टेंट रचना है, घनानंद की रचना है सुजान सागर। क्या है, सुजान सागर, प्रेम सागर, प्रेम सागर, विरह लीला, विरह लीला। घनानंद में सागर लगा है, सागर,
प्रेम सागर, सुजान सागर और विरह लीला, ये क्या है, घनानंद की रचना है। अगर बोधा की बात करें तो विरह वारिश इनकी रचना है बोधा की। बोधा की फेमस नहीं है, घनानंद की याद रखेंगे और कवियों के आप लोग नाम रखेंगे तो यहीं से क्या होगा, प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अगर प्रश्न करेगा कि किस काल के कवि राजाओं के दरबारी कवि मुख्यतः थे, तो बताएंगे रीतिकाल के कवि थे। अगर प्रश्न करे कि किस काल में श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं की गई, तो रीतिकाल में की गई। कवित्व दोहे सवये किस काल में ज्यादातर लिखे गए, तो रीतिकाल में ही लिखे गए। अलंकारों का प्रयोग किस काल में सर्वाधिक हुआ, तो रीतकाल में अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, क्योंकि श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं की गई। कह सकते हैं रीतकाल के जो कवि थे, राजा के दरबारी कवि थे, चाटुकार थे, एक तरह से वे क्या करते थे, राजा को खुश करने के लिए श्रृंगार रस प्रधान रचनाओं की इन्होंने की। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे, अंधकार काल, त्रिलोचन ने क्या कह दिया, इसे अंधकार काल कह दिया। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आधुनिक काल। हम लोग लास्ट काल की ओर हैं। आधुनिक काल 1850 से अब तक माना जाता है। आधुनिक काल को हम लोग इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, दूसरा पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। दो भागों में बांट के इसे पढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे भारतेंद्र युग की। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में पहले बात करेंगे भारतेंद्र युग की। इसमें बहुत सन पर नहीं जाएंगे, ईयर पर नहीं जाएंगे। ये तारतम्य थोड़ा सा 2-4 ईयर का आगे पीछे हो सकता है। बहुत सन को नहीं देखेंगे, ईयर को नहीं देखेंगे। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग पढ़ेंगे, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता युग पढ़ेंगे। इस टाइम वर्तमान में नई कविता युग चल रहा है इस टाइम पद्य साहित्य में। अगर बात करें गद्य साहित्य में, हम लोग बात करेंगे पूर्व भारतेंद्र युग। भारतेंद्र जी से पहले किया, क्योंकि इसीलिए सन में देखिए 1300 लिखा हुआ है। भारतेंद्र युग की बात करेंगे 1668 में। द्विवेदी युग की बात करेंगे, शुक्ल युग की बात करेंगे, फिर शुक्लोत्तर युग की भी बात करेंगे। हम लोग गद्य साहित्य में हम लोग शुरू में पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। जब पद्य साहित्य पढ़ लेंगे तो हम लोग गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। टू द पॉइंट, बिना समय गंवाए हम लोग बातचीत करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम्स में बने उन्हीं पर बात करेंगे, उनकी रचनाओं की बात करेंगे और उनके रचनाकार कौन हैं और उन्होंने उस रचना को किस विधा में की है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। पहला क्या है, भारतेंद्र युग कहा जाता है। पहले को भारतेंद्र युग कहा जाता है पद्य साहित्य के इतिहास में। नवजागरण काल भी कहा जाता है। 1868 से 1900 माना जाता है। आप 1850 भी कर सकते हैं। 1868 से 1900 इसे माना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर ही, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर ही इसे नाम दिया गया। क्या, भारतेंद्र युग नाम दिया गया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनका नाटक पूछा जाता है। निम्न में अगर प्रश्न सीधा सीधा इसी टाइप का दे देगा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना किस विधा की है, तब भी प्रश्न क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर दे दिया कि भारत दुर्दशा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा नामक रचना किस विधा की है, तो नाटक है, संपादन है या उनका काव्य है, तो क्या बताएंगे, नाटक है। आप विधा के अनुसार याद करेंगे, विधा से संबंधित भी प्रश्न करता है। तो इनका क्या है, मुद्रा राक्षस है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का मुद्रा राक्षस। भारत दुर्दशा, जैसे भारत की क्या है, दुर्दशा है। कोरोना काल को ले लीजिए, चाहे भी आप अटैच कर लीजिए, ओरिजिनल मत मानिएगा। भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी, भ्रष्टाचार के कारण कह सकते हैं अंधेर मचा हुआ है, अंधेर मची है। सरकार ऊपर से पैसा भेजती है लेकिन जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, सब क्या होता है, बट जाता है। हरिश्चंद्र, कोई सत्य नहीं रह गया है, भारत में कोई सत्य नहीं रह गया, सत्य हरिश्चंद्र नहीं बन रहा है। अगला है नील देवी। नील देवी भी इनका नाटक है। मुद्रा, किस लिए सब कर रहे हैं, मुद्रा के लिए कर रहे हैं। भारत की दुर्दशा गड़बड़, दुर्दशा हो गई है, अंधेर मचा है, कोई सत्य नहीं है,
सरकार पैसे भेज रही है, लोग खा ले रहे हैं। मुद्रा, मुद्रा क्या है? मुद्रा के लिए लोग परेशान हैं, मुद्रा के लिए राक्षस बने हैं भारत में। नील देवी याद कर लेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का क्या है? ये नाटक है, ध्यान रखेंगे। अगर इनके काव्य की बात करें, रचना की बात करें, काव्य की, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी याद कर लेंगे। प्रेम माधुरी किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। दशरथ विलाप भी है, दशरथ विलाप। वर्षा विनोद, वर्षा विनोद भी इन्हीं की रचना है। प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर भी याद रखेंगे। विनय प्रेम पचासा भी पूछी जाती है, विनय प्रेम पचासा। वहीं प्रेम फुलवारी भी प्रश्न आता है, प्रेम फुलवारी। ये रचनाएं किसकी हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हैं। प्रेम माधुरी, दशरथ विलाप, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी किसकी रचनाएं हैं? अगर आए तो बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। वहीं संपादन की हम लोग बाद में बात करेंगे, पत्रिका अलग से पढ़ लेंगे तो उसमें हम लोग क्लियर कर ले जाएंगे कौन सी पत्रिका, किसने इसकी शुरुआत की, कब की, कहां से की। इसके नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को ले लेंगे। जैसे इनका संपादन क्या था, कवि वचन सुधा, प्रेम प्रलाप था। इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात कर लेंगे, कहां से इन्होंने जारी किया था, कब किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक देखे रहेंगे, कौन कौन से नाटक हैं, बहुत पूछे जाते हैं। और इनकी काव्य क्या है, रचनाएं कौन सी फेमस हैं, तो इनको भी हम लोग देखे रहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं उन पर बात करते हैं। इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, मन की लहर और दंगल खंड। देखिए, जो बहुत प्रताप होता है, जो बहुत बहादुर होता है, वही क्या करता है, दंगल में उतरता है, वही दंगल में उतरता है। और उसके मन में जो लहर उठती है दंगल में उतरने की, कौन उठ करता है? ये जो प्रताप होता है, आप इससे याद कर लेंगे। जब वो दंगल में जीत जाता है तो उसके ऊपर पुष्प की वर्षा की जाती है, पुष्पावली से याद कर लेंगे। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। इनका नाटक देख लेते हैं, कौन है? हठी हमीर है, हठी हमीर इनका नाटक है। भारत दुर्दशा, देखे होंगे हम लोगों ने, भारत दुर्दशा इनका भी नाटक है। अगर हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, अभी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का भी नाटक है भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का भी नाटक है और प्रताप नारायण मिश्र का भी नाटक है भारत दुर्दशा, इसको ध्यान रखेंगे। गौ संकट है इन्हीं का, गौ संकट। कवि कौतूहल भी इन्हीं का है, कवि कौतूहल, ध्यान रखेंगे। हठी हमीर बहुत पूछा जाता है, हठी हमीर। भारत दुर्दशा भी प्रश्न में बनता है बहुत ज्यादा, दोनों पूछे रहेंगे, हठी हमीर, भारत दुर्दशा। इनका निबंध है प्रताप समीक्षा, प्रताप समीक्षा। बात, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बात। बुढ़ापा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदरों की सभा याद कर लेंगे, बंदरों की सभा, प्रताप समीक्षा, बात, बुढ़ापा, बंदरों की सभा। इनका क्या है, निबंध है किसका? प्रताप नारायण मिश्र का। आगे बढ़ते हैं। अंबिका दत्त व्यास की रचना है पावस पचासा, पावस पचासा याद कर लेंगे। इनकी रचना अंबिका दत्त व्यास की क्या है? पावस पचासा। जगमोहन सिंह की है प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? जगमोहन सिंह की। अगर पूछा जाए इस किस काल के कवि हैं, अगर प्रश्न में आए कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह किस काल के कवि हैं, तो बताएंगे आप क्या? भारतेंद्र युग के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भारतेंद्र युग के कवि हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द्विवेदी युग पर बात करते हैं। द्विवेदी युग किसके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा? तो हम जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर का नाम क्या पड़ा? द्विवेदी युग पड़ा। इनकी रचना कौन है? काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा इनकी रचना है द्विवेदी जी की। कविता कलम इनकी रचना है और इनकी रचना है सुमन। काव्य मंजूषा, कविता कलम
और सुमन क्या है, इनकी रचना है। वहीं एक पत्रिका का संपादन करते थे, उन पत्रिका का क्या नाम था, सरस्वती पत्रिका। नाम क्या था उस पत्रिका का, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन मुख्यतः कौन करता था, मुख्यतः आए तो बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी करते थे। लेकिन अगर पूछे कि सरस्वती का पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था, तो बताएंगे इसका पहला प्रकाशन 1900 ईस्वी में किया गया था। तब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस पत्रिका का प्रकाशन नहीं करते थे। कहां से हुआ था, इंडियन प्रेस से होता था। इंडियन प्रेस कहां है, प्रयाग से प्रकाशित होती थी। और स्टार्टिंग में कौन किया था, तो श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरुआत में किसने किया था, तो श्याम सुंदर दास जी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो 1903 से 1920 तक, 1902 भी कुछ किताबों में मिलेगा तो घबराएंगे नहीं, 1903 से 1920 तक इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका प्रकाशन किया था। कहां से करते थे, झांसी और बाद में कानपुर से करने लगे थे। कहां से करते थे, तो इसीलिए मुख्यतः अगर पूछा जाए सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कौन किया था, इनके कालखंड में सरस्वती पत्रिका ज्यादा ऊंचाइयों पर गई। जैसे पूछा जाए सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को बता दिया जाता है, लेकिन प्रथम अगर पूछेगा श्याम सुंदर दास बताएंगे। बाद में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने भी किया, देवीदत्त शुक्ल ने भी किया, श्रीनाथ सिंह ने किया। बाद में अंतिम 20 वर्षों तक इसका संपादन पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी तथा बिल्कुल अंत में किसने किया था, निशीथ राय ने इसका प्रकाशन किया था। बिल्कुल अंत में अभी 2017 में ये बातें हुई थी कि कोरोना काल से पहले, कि कोरोना काल के हटते ही सरस्वती पत्रिका का पुनः संपादन किया जाएगा। पुनः संपादन किया जाएगा, किन्हीं कारणवश क्या हुआ, कोरोना के कारण इसका संपादन पुनः संपादन नहीं हो पाया, तो संपादन होगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे। द्विवेदी युग के अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात करते हैं। साकेत बहुत फेमस रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है साकेत। यशोधरा भी पूछी जाती है, यशोधरा। झंकार भी पूछी जाती है, झंकार। झंकार किसकी रचना है, जयद्रथ वध भी पूछा जाता है, जयद्रथ वध। अगर भारत भारती पूछे, भारत भारती किसकी रचना है, तो इन्हीं की है। पंचवटी भी इन्हीं की है। अगर बात करें हम मैथिली शरण गुप्त को, भारत भारती पर पहली बार राष्ट्र कवि इन्हें कहा गया था। जब इन्होंने भारत भारती की रचना की तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी, राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि इनको किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा। कब कहा, जब इन्होंने भारत भारती की रचना की। और इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सामंजस्यवादी कवि कहा। सामंजस्यवादी कवि किसे कहा जाता है, तो बताएंगे मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा। वहीं राष्ट्र कवि भारत भारती की रचना पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से कहा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है, आधुनिक काल का सूरदास। अगर प्रश्न आए कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, तो बताएंगे क्या, आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। इसे कहा किसने था पहली बार, तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें कहा था, गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा था। इनकी रचना है प्रिप्रवास है। प्रिप्रवास, प्रिप्रवास क्यों फेमस है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का, खड़ी बोली ध्यान रखेंगे, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य है। नेक्स्ट है वैदेही वनवास।
वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, चोखे चौपते, चुभते चौबते, वैदेही वनवास, प्री प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। इन्हीं की रचना है परिजात, पद्य प्रसून, रस कलश, रुक्मणी परिणय। इन्हीं की रचना है, इन्हीं का काव्य है। उपन्यास की अगर बात करें तो अधखिला फूल, अधखिला फूल। आप अयोध्या से आधा, यहां अयोध्या से आधा दिख रहा है, इससे जोड़ लेंगे। अधखिला फूल बहुत पूछा जाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अगला क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ, इनका उपन्यास है। प्री प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्री प्रवास, वैदेही वनवास। देखिए सिंह कहां रहता है? वन में रहता है। चोखे चौपदे याद कर लेंगे, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, प्रजात, पद्य प्रसून, रस कलश, रुक्मणी परिणय। और इनका उपन्यास है अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, याद रखेंगे। अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनकी रचना है पथिक और रचना है इनकी स्वप्न। पथिक और स्वप्न इनकी रचना है, ध्यान रखेंगे। पथिक और स्वप्न किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। हम लोग नेक्स्ट युग की ओर बढ़ते हैं, छायावादी युग। छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनकी रचनाएं हैं, काव्य इनका देख लेंगे। जयशंकर प्रसाद हर परीक्षाओं में 1 नंबर देके जाते हैं, ये ऑलराउंडर हैं। इन उपन्यास भी लिखेंगे, काव्य भी लिखे हैं, कविताएं भी इनकी हैं, कहानी भी है, एकांकी भी है, नाटक भी है। एक तरह से ऑलराउंडर हैं। इनकी विधा को पूछ सकता है, निम्न में कौन उपन्यास है, निम्न में कौन नाटक है जयशंकर प्रसाद का? तो इनकी रचना है कामायनी। कामायनी प्रसाद की अंतिम रचना है, प्रसाद की अंतिम रचना है। वही अगर झरना की बात की जाए तो छायावाद की पहली रचना है। छायावाद की पहली रचना। झरना बहुत फेमस है, आंसू भी फेमस है। आंसू, लहर, वन विलाप, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, कामायनी। देखिए शंकर जी से लोग कामना करते हैं, किसकी कामना करते हैं? जो चीजें उन्हें चाहिए, मन में रहता है, उसके कामना करने के लिए कहां चले जाते हैं? वन में चले जाते हैं। वहां आंसू, आंसू बहाते हैं, झरने की तरह बहाते हैं। प्रेम उनके मन में तब क्या होता है? शंकर भगवान के मन में प्रेम आता है उनके प्रति, तो उनकी कामनाएं क्या होती हैं? पूरी हो जाती हैं। इस तरह याद कर लेंगे। कानन कुसुम याद कर लेंगे, कानन कुसुम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनकी कहानी क्या है? एक है आंधी, आंधी, छाया, इंद्रजाल, आकाश दीप, प्रतिध्वनि। ये इनकी कहानी है जयशंकर प्रसाद की। आंधी बहुत पूछी जाती है, फेमस है। छाया भी इंपॉर्टेंट है, आकाश दीप भी देखे रहेंगे। इसमें कामायनी याद रखेंगे, झरना याद रखेंगे, आंसू याद रखेंगे, लहर याद रखेंगे। ये फेमस रचनाएं हैं। अगर बात करें उपन्यास की तो तितली इनका उपन्यास है, बहुत फेमस तितली। कंकाल भी इनका फेमस उपन्यास है, कंकाल। इरावती इनका उपन्यास है, जो अभी अधूरा उपन्यास है। अगर पूछा जाए जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है तो बताएंगे इरावती। इरावती पर बहुत प्रश्न बनते हैं। नाटक इनका जो उपन्यास है इसको याद रखेंगे, उपन्यास बहुत पूछे जाते हैं। तितली, कंकाल, इरावती, इनका अधूरा उपन्यास है इरावती। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है तो बताएंगे इरावती। वही इनका नाटक क्या है? चंद्रगुप्त। देखिए शंकर जी गुप्त रहते हैं, कोई देख पाता है क्या? नहीं, गुप्त याद कर लेंगे। चंद्रगुप्त। अजात शत्रु, अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं है। स्कंदगुप्त, गुप्त से याद कर लेंगे, शंकर जी गुप्त रहते हैं। ध्रुव स्वामिनी, वो पूरे
स्वामिनी से याद कर लेंगे, वो पूरे लोक के स्वामी हैं। एक घूंट, इनकी एकाकी क्या है? एक घूंट है। एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकाकी माना जाता है। हिंदी का प्रथम एकाकी, हिंदी का प्रथम एकाकी अगर पूछेगा तो यही है प्रथम एकाकी। नाम क्या है? एक घूंट याद रखेंगे, इनकी एकाकी है। इनके प्रश्नों को जयशंकर प्रसाद को ध्यान से पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद पर प्रश्न आते हैं इनकी रचनाओं से संबंधित, इनके काव्य से आते हैं, कहानी से भी। उपन्यास बहुत फेमस है, नाटक भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगर प्रश्न आए कि हिंदी के ज्ञानपीठ पाने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत को बताएंगे। किस काव्य के लिए इन्हें दिया गया था? चिदंबरा के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में। अगर पूछा जाए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। भारत में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। अगर साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाए तो क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो हिंदी में ज्ञानपीठ पाने वाले पहले रचनाकार हैं, पहले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इनकी रचना है युगांत, युगवाणी, युगपथ। इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के बाद युग बदल दिया, कह सकते हैं लोकायतन, लोक को बदल दिया सुमित्रा नंदन पंत जी। चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कब? 1960 में। साहित्य अकादमी मत याद करिएगा, आप याद करेंगे किस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी एक रचना है पल्लव, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है अनामिका। अनामिका, कुकुरमुत्ता। कुकुर एकदम निराला होता है। तुलसीदास नामक रचना इन्होंने ने की, घबराएंगे नहीं। तुलसीदास। परिमल बहुत पूछी जाती है, परिमल भी याद रखेंगे। गीतिका। एक है जूही की कली। जूही की कली निराला जी की पहली रचना है। अगर पूछा जाए निराला जी की पहली रचना तो क्या बताएंगे? निराला जी की पहली रचना कौन है, तो बताएंगे जूही की कली है। इनका उपन्यास है अप्सरा। अप्सरा इनका उपन्यास है। प्रभावती, निरुपमा। अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा क्या है? इनका उपन्यास है। इनका उपन्यास, 3 उपन्यास इनके कह सकते हैं अपूर्ण है। काले कारनामे, एक है काले कारनामे। अगर पूछा जाए काले कारनामे किसका उपन्यास अपूर्ण है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अपूर्ण उपन्यास है इनका। और इंदुलेखा, इंदुलेखा ये उपन्यास भी इनका अपूर्ण है। आप लोग याद रखेंगे अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा क्या है? इनके उपन्यास हैं। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और मां। छायावाद के 4 स्तंभ क्या कहा जाता है? छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है? छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे किसको कहा जाता है? प्रसाद को कहा जाता है। प्रसाद, पंत, निराला और किसको? मां। छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा जी। इनकी कविता है निहार, इंपॉर्टेंट है नीहार। माँ जो होती है निहारती रहती है अपने बच्चों को रश्मि की तरह काम करती है, हम कैसे किरण होती है। नीरजा याद कर लेंगे, नीरजा। दीपशिका अपने बच्चे की दीप होती है, कह सकते हैं। सांध गीत, शाम को गीत गाती है अपने बच्चे के लिए, सांध गीत याद कर लेंगे। यामा याद कर लेंगे, यामा। यामा पर इन्हें
1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगर पूछा जाए हिंदी काव्य की पहली महिला, हिंदी साहित्य की पहली महिला, हिंदी साहित्य की पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन है, तो बताएंगे महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य का पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला हैं। किस पर मिला इन्हें? यामा पर मिला। 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगर वैसे पूछा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर। रेखा चित्र इनका क्या है? अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र याद कर लेंगे। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, जो माँ होती है उसके बच्चे क्या होते हैं? अतीत के चलचित्र होते हैं। स्मृति की रेखाएं होते हैं। संस्मरण इनका है, वो पथ के साथी होते हैं। बच्चे उनकी माँ क्या होती हैं? उनके लिए पथ के साथी होती हैं। संस्मरण याद कर लेंगे। कहानी इनकी क्या है? गिल्लू, ये भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है कहानी गिल्लू। गिल्लू किसकी कहानी है? तो बताएंगे महादेवी वर्मा की कहानी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचना है झांसी की रानी। झांसी की रानी, कई कविताओं की इन्होंने रचना की, इनमें फेमस है झांसी की रानी। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। हम लोगों ने सिर्फ इंपॉर्टेंट लिया है, जो एग्जाम्स में पूछे जाएं उन्हीं पर बात कर रहे हैं, बाकी बिना इंपॉर्टेंट वाले हम लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग, इसमें आते हैं नागार्जुन, इनकी रचना है युगधारा। रचना का नाम क्या है? युगधारा। सतरंगी आंखों वाली, सतरंगी आंखों वाली, जिसे नाग होता है क्या, उसकी आंखें कैसी होती हैं? सतरंगी आंखों वाली होती हैं। प्यासी पथराई आंखों वाली, आप नाग को देखिए तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं? एकदम आप परेशान हो जाते हैं, आपकी आंखें उलट पुलट टाइप की जाती हैं डर के मारे। तालाब की मछलियां इनकी हैं, तालाब की मछलियां। तुमने कहा था, इनके क्या हैं? रचना है, काव्य हैं। किसके हैं? नागार्जुन के, ध्यान रखेंगे। युगधारा, सतरंगी आंखों वाली, प्यासी पथराई आंखों वाली, तालाब की मछलियां और तुमने कहा था, किसकी रचना है? नागार्जुन की। नेक्स्ट बढ़ते हैं शिवमंगल सुमन। शिवमंगल सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? किसका काव्य है? तो क्या बताएंगे किसका काव्य है? शिवमंगल सुमन जी का है। किस काल के कवि हैं? तो प्रगतिवादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, त्रिलोचन भी आते हैं इसी काल के। गुलाब और बुलबुल, इनकी रचना है गुलाब और बुलबुल। जीने की कला, मेरा घर बहुत पूछा नहीं जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। केदारनाथ की है अपूर्वा, ध्यान रखेंगे, अपूर्वा पूछ सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग में प्रमुख कवि आते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन गे। इनकी रचना है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, जैसे हीरा अगर किसी के पास रहता है तो आंगन के पार द्वार आपको देखते रहना चाहिए, नहीं तो कोई क्या करेगा? चुरा लेगा। चुरा करके क्या करेगा? नाव पे लाद करके बाहर चला जाएगा। याद कर लेंगे कितनी नावों में कितनी बार हीरा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है, कितनी नावों में कितनी बार। कोठरी की बात, हीरा अगर रखे हैं तो कोठरी की बात को नहीं बताना चाहिए, कोठरी की बात को नहीं बताना चाहिए। कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछा जाए अज्ञे की किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इनका उपन्यास है शेखर एक जीवनी, बहुत इंपॉर्टेंट है शेखर एक जीवनी, ध्यान रखेंगे। इनका ये प्रथम उपन्यास है किसका? अज्ञे का। अज्ञे का प्रथम उपन्यास है, अज्ञे का प्रथम उपन्यास है। अपने अपने अजनबी बहुत फेमस नहीं है। नदी के द्वीप,
देखे रहेंगे ऐसे ही। शेखर एक जीवनी देखे रहेंगे, प्रश्न बना सकता है शेखर एक जीवनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बात करेंगे तार सप्तक की। तो तार सप्तक है क्या? तार सप्तक सात से जान रहे हैं, सप्त लिखा है, 7 कवियों का एक ग्रुप है, एक समूह है। हम कह सकते हैं एक तार में पिरोए गए हैं, एक साथ हैं, इसीलिए इसे तार सप्तक कहा गया। प्रथम तार सप्तक। तार सप्तक के दिमाग की उपज किसकी थी? अगर आए उपज, दिमाग की उपज किसकी थी? अगर दिमाग की उपज पूछा जाए तार सप्तक के, पहले बार किसके मन में आया? तो एक है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज है ये। अगर पूछा जाए इसके तार सप्तक के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो प्रवर्तक में क्या बताएंगे? अज्ञे जी को माना जाता है। कौन है इसके प्रवर्तक? तो अज्ञे जी इसके प्रवर्तक हैं, ध्यान रखेंगे। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। अगर पूछा जाए तार सप्तक पहली बार कब आया, तो 1943 में आया। कब आया? 1943 में पहला तार सप्तक आया। अगर प्रश्न करे कि प्रथम तार सप्तक का क्या नाम था, तो बताएंगे प्रथम तार सप्तक का नाम तार सप्तक था। क्या था? तार सप्तक था। किस टाइप का प्रश्न आएगा? प्रवर्तक कौन थे? अज्ञे जी थे। प्रथम तार सप्तक का नाम क्या था? तार सप्तक था। अगर पूछा जाए कि इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, स्थापना किसने की? अज्ञे जी ने। कब की? 1943 में पहला तार सप्तक स्थापित हुआ, पहला तार सप्तक आया कह सकते हैं। दूसरे टाइप का प्रश्न करता है कि प्रथम तार सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल थे? प्रथम तार सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल थे? इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग जान लेंगे कि प्रथम तार सप्तक में कौन कौन लोग शामिल थे। तो एक ट्रिक है, नेमि, याद करेंगे, नेमि मुक्त भारत, नेमि मुक्ति भारत की साइलेंट है, प्रभागिरी राम की आज्ञा से। नेमि मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। नेम से हो जाएगा नेमि चंद जैन, मुक्त से हो जाएगा मुक्तिबोध, फिर भारत से हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल, प्रभा से हो जाएगा प्रभाकर माचवे, फिर हो जाएगा गिरी से गिरिजा कुमार माथुर, राम से हो जाएगा राम विलास शर्मा, वहीं आज्ञा से हो जाएगा अज्ञे जी खुद। ये इनको 7 लोगों को क्या कहा गया? प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक के कवि कहा गया। अगर प्रश्न आएगा तो कर लेंगे, एक ट्रिक याद कर लेंगे। तो प्रथम तार सप्तक के जो कवि हैं आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दूसरा तार सप्तक। अगर 43 में हम क्या करें, 1943 में अगर हम क्या करें, 8 प्लस कर दें तो 1951 आ जाता है। तो दूसरा तार सप्तक कब आया? तो 1951 में आया। क्या बताएंगे? पहला प्रश्न पूछेगा दूसरा तार सप्तक कब आया, तो बताएंगे 1951 में आया। इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। इसमें पूछेगा दूसरे तार सप्तक में कौन से कवि शामिल थे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न करेगा कि दूसरे तार सप्तक में कौन से कवि नहीं शामिल थे, इस टाइप का प्रश्न करेगा। तो जैसे हरि भवानी शकुन, याद करेंगे, हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघुधर्म करे। हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघुधर्म करे। ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे तो दूसरा तार सप्तक में कौन से 7 कवि शामिल थे, उनके नाम याद हो जाएंगे। तो हरि से याद कर लेंगे हरि नारायण व्यास, भवानी से याद कर लेंगे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन से याद कर लेंगे शकुंतला माथुर, ये महिला थी शकुंतला माथुर। शेर से याद कर लेंगे शमशेर बहादुर सिंह, नरे से याद कर लेंगे नरेश मेहता, रघु से याद कर लेंगे रघुवीर सहाय और धर्म से याद कर लेंगे धर्मवीर भारती। ये 7 क्या हैं? दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। दूसरा तार सप्तक कब आया? तो 1951 में आया। 1951 में अगर 8 जोड़ देते हैं तो तीसरा तार सप्तक आ जाता है। इसमें क्या करेंगे,
1951 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 1959 आ जाता है। तो 1959 में तीसरा तार सप्तक आया। अगर प्रश्न आए कि तीसरा तार सप्तक कब आया तो उत्तर क्या बताएंगे, 1959 में आया। इसकी ट्रिक क्या है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। वेरी सिंपल। प्रयाग के कुंवर हैं केदार विजय कीर्ति, लंबा नाम है कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद मतलब एरिए में, मद में सर्वेश्वर बने। कौन बने, प्रयाग के कुंवर केदार विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने। याद कर लेंगे। प्रयाग से हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर से हो जाएगा कुंवर नारायण, वहीं केदार से हो जाएगा केदारनाथ सिंह, विजय से हो जाएगा विजय देव नारायण शाही, कीर्ति से हो जाएगा कीर्ति चौधरी, मद से हो जाएगा मदन वात्सायन, सर्वेश्वर से हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपको याद हो जाएगा तीसरे तार सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल थे और कौन से नहीं शामिल थे तीसरे तार सप्तक में, तो आप प्रश्न कर ले जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे तार सप्तक की ओर। चतुर्थ तार सप्तक, अगर तृतीय तार सप्तक कब आया, 1959 में आया। 1959 में आया। अगर 20 जोड़ देते हैं प्लस 20 करते हैं तो चौथा तार सप्तक आ जाता है। तो चौथा तार सप्तक कब आएगा, 1979 में। 1979 में चौथा तार सप्तक आया। कुछ भारत के साथ युद्ध हो रहे थे पाकिस्तान के साथ, इस कारण से चतुर्थ तार सप्तक देर से आया। अवध के राजकुमार, कहां के राजकुमार हैं, अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुपन। नाम क्या है, अवध के राजकुमार हैं श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। याद कर लेंगे। अवध के राजकुमार श्री राम नंद सुमन के साथ स्वदेश विराजे। याद कर लेंगे। अवधेश कुमार अवध से हो जाएगा, राजकुमार से राजकुमार कुंभज, श्री राम से श्री राम वर्मा, नंद से आ जाएगा नंद किशोर आचार्य, सुमन से सुमन राजे, स्वदेश स्वदेश भारती, विराजे से राजेंद्र किशोर। याद कर लेंगे आप। तो चौथा तार सप्तक आया। चौथा तार सप्तक कब आया, तो 1979 में चौथा तार सप्तक आया। अगर तीसरे तार सप्तक में 20 जोड़ देते हैं तो चतुर्थ तार सप्तक मिल जाता है। आप ट्रिक के माध्यम से चतुर्थ तार सप्तक के बारे में जान लेंगे। प्रश्न करेगा चतुर्थ तार सप्तक कब आया, चतुर्थ तार सप्तक में कौन से कवि शामिल हैं, कौन से नहीं शामिल हैं, प्रश्न करेगा आपसे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है चांद का मुंह टेढ़ा। पूछा जाता है चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, बताएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की है। वहीं रामविलास शर्मा की बात करें तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। क्या दिया गया था, व्यास सम्मान। साहित्य के क्षेत्र का यह भी सम्मान है, भारत में दिया जाता है व्यास सम्मान। शमशेर बहादुर सिंह इतने पास अपने, इनकी कविता है इतने पास अपने, ध्यान रखेंगे इतने पास अपने। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं नई कविता युग। नई कविता, वर्तमान में नई कविता युग पद का, नई कविता युग चल रहा है पद का। उसमें आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है कमल के फूल। इनकी रचना का क्या नाम है, कमल के फूल। अगर धर्मवीर भारती की बात करें तो इनकी रचना क्या है, अंधा युग। अंधा युग। आजकल धर्म के मामले में लोग क्या हैं, अंधे बिल्कुल हैं। याद कर लेंगे, अंधा युग चल रहा है। उपन्यास क्या है, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता।
अगर गुनाह करते हैं तो आप क्या करें, धर्म की शरण में चले जाते हैं। निबंध क्या है, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय याद कर लेंगे, इनका निबंध है। धर्मवीर भारती अंधा युग, गुनाहों का देवता, और निबंध है इनका ठेले पर हिमालय। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नरेश मेहता की है वन पंखी सुनो, क्या है, रचना है इनकी वन पंखी सुनो। देखिए नरेश जो राजा रहता है वन में रहता है और वन पंखी से कह रहा है सुनो। रघुवीर सहाय की है हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, मात्रा नहीं लगी है, ध्यान देंगे, हंसो हंसो जल्दी हंसो। गिरजा कुमार माथुर की है मजीर, गिरजा कुमार माथुर की रचना है मजीर। वहीं केदारनाथ सिंह की रचना है आकाल में सारस, आकाल में सारस जमीन पक रही, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केदारनाथ सिंह की रचना, आप ध्यान देंगे। हम लोग बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हम लोगों ने अभी पढ़ा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, हम लोग बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसमें पूर्व भारतेंद्र युग, भारतेंद्र जी से पहले का जो युग था उसकी बात करेंगे, उसमें कौन कौन से गद्य साहित्यकार हैं। जैसे सदल मिश्र हैं, इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान, इनकी रचना का क्या नाम है, नासिकेतोपाख्यान। वहीं सदा सुखलाल की रचना है, बहुत फेमस है सदा सुखलाल की सुखसागर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिए। सदा सुखलाल की सुखसागर भी याद करिए। जो सदा सुखलाल हमेशा सुख में रहता है, सुखसागर लगा ही है। इंशाअल्लाह खां ये भी इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी बिल्कुल याद रहनी चाहिए, इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान, सदा सुखलाल का सुखसागर, इंशाअल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी बिल्कुल याद रहनी चाहिए। तीनों इंपॉर्टेंट है रचनाएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं लल्लू लाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, लल्लू लाल की प्रेम सागर है लल्लू लाल। अगला जुगल किशोर शुक्ल की बात करते हैं। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, अगर भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र पूछेगा तो क्या है, उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड क्या है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। और कब इसे प्रकाशित किया गया था, 1826 में पहली बार प्रकाशित किया गया। कहां से, कोलकाता से। कौन करता था, जुगल किशोर शुक्ल ने के इसकी शुरुआत की थी। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं भारतेंद्र युग की। तो भारतेंद्र युग में जैसे कुछ साहित्यकार ऑलराउंडर हैं, क्रिकेट में भी ऑलराउंडर होते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, उसी तरह से साहित्यकार भी कुछ ऑलराउंडर हैं। जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उनकी गद्य विधा में भी नाम है, पद्य विधा में भी नाम है। तो हम लोग गद्य विधा पढ़ रहे हैं, तो इनको पद्य विधा में हम लोगों ने इनके गद्य को भी जान लिया था, यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बालकृष्ण भट्ट हम बात करेंगे, बालकृष्ण भट्ट, इनका उपन्यास है 100 अजान और 1 सुजान, ध्यान रखेंगे 100 अजान 1 सुजान किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रताप नारायण मिश्र को हम लोगों ने पद्य साहित्य में पढ़ा था। लाला श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु है। किसने लिखा, लाला श्री निवास दास जी ने लिखा, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री का है चंद्रकांता, चंद्रकांता वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे इसको भी। उपन्यास रचना है इनकी काजर की कोठरी, काजर की कोठरी और भूतनाथ, ध्यान रखेंगे देवकी नंदन खत्री की है काजर की कोठरी और भूतनाथ। राधा चरण गोस्वामी क्या है, उपन्यास बाल विधवा, सर्वनाश, विधवा विपत्ति, ऐसे ही देखे रहेंगे, बहुत फेमस नहीं है। किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है मयक मंजरी। इंदुमती, इंदुमती इनकी कहानी है, देखे रहेंगे, बहुत फेमस है इंदुमती किशोरी लाल की, इसको याद रखेंगे, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की है। कविता है किशोरी सतसई। नेक्स्ट बढ़ते हैं द्विवेदी युग आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम लोगों ने पद्य साहित्य में पढ़ा है, यही नहीं पढ़ेंगे।
बाल मुकुंद गुप्त, इनका निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत या खेल और तमाशा, खेल तमाशा, चिट्ठे और खत, शिव शंभू के चिट्ठे किसके हैं? बाल मुकुंद गुप्त के हैं। चिट्ठी वगैरह देखिए क्या होते हैं, गुप्त तरीके से भेजे जाते थे पहले, याद रखेंगे। इसमें भी चिट्ठे आ रहा है, इसमें भी चिट्ठे आ रहा है। सरदार पूर्ण सिंह बहुत फेमस है, इनकी आचरण की सभ्यता इनका निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह का याद रखेंगे, सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता बहुत फेमस है। सच्ची वीरता आप याद रखेंगे, इनका निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। जो अपने गुट का, अपने दल का सरदार होता है, उसकी आचरण क्या होते हैं? सभ्य होते हैं, उनमें सच्ची वीरता पाई जाती है। जो अपने दल का नेतृत्व करता है सरदार होता है, इससे याद कर लेंगे। जो अपने दल का सरदार होता है उसका आचरण सभ्य होता है, सच्ची वीरता उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शुक्ल युग या छायावादी युग, इसमें प्रमुख कवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका निबंध है चिंतामणि, निबंध का नाम है चिंतामणि, बहुत फेमस निबंध है, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि ध्यान रखेंगे। शुक्ल जी के सभी निबंध इसी में संग्रहित हैं। शुक्ल जी के सभी निबंध इसी में संग्रहित हैं। इनका संपादन है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रेमचंद्र, इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनका उपन्यास है फेमस गोदान, गोदान। वहीं गबन इनका उपन्यास है गबन। सेवा सदन इनका उपन्यास है सेवा सदन। निर्मला बहुत फेमस है, जो दहेज प्रथा की बुराई इसमें की गई है। निर्मला याद रखेंगे, निर्मला, सेवा सदन, गबन, गोदान, बहुत फेमस उपन्यास है, किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। रंगभूमि इनका उपन्यास है, रंगभूमि। कर्मभूमि, मंगल सूत्र पूछा जाता है इनका कौन सा उपन्यास अंतिम अपूर्ण रहा, तो यही मंगल सूत्र क्या रहा? इनका अपूर्ण रहा। अंतिम उपन्यास था मंगल सूत्र, जो अंतिम रहा और अपूर्ण रहा। अगर बात करें इनके कहानी की, तो नमक का दरोगा इनकी कहानी है, नमक का दरोगा, बहुत फेमस कहानी है। प्रेम पचीसी याद रखेंगे। पूस की रात, ईदगाह, ईदगाह याद रखेंगे। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर इनकी पहली कहानी है। किसकी? प्रेमचंद की प्रथम कहानी, प्रेमचंद की प्रथम कहानी है। अगर पूछे प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन है, तो बताएंगे पंच परमेश्वर। बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, कफन, कफन बहुत पूछी जाती है, फेमस है। अगर नाटक की बात करें, इनकी कहानी के बाद नाटक की बात करें, करबला इनका नाटक है, करबला। प्रेम की बेदी, करबला ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पत्रिका इनकी है माधुरी, एक है मर्यादा, हम लोग पत्रिका की अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे। इनकी कहानी है नमक का दरोगा, इंपॉर्टेंट है। पूस की रात इंपॉर्टेंट है। ईदगाह इंपॉर्टेंट है। पंच परमेश्वर पूछा जाता है। बड़े घर की बेटी पूछा जाता है। बूढ़ी काकी, कफन याद रखेंगे। करबला याद करेंगे। प्रेमचंद की एक जीवनी है जो इनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है। प्रेमचंद की जीवनी क्या नाम है? कलम का सिपाही नाम है। कलम का सिपाही क्या है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। किसने लिखा है? तो अमृत राय ने लिखा है, इनके पुत्र ने लिखा है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुलाब राय। गुलाब राय की आत्मकथा एक पूछी जाती है, मेरी असफलताएं। गुलाब राय की, गुलाब क्यों असफल होगा? मेरी असफलताएं। वृंदावन लाल वर्मा का एक उपन्यास है मृगनयनी। मृगनयनी क्या है? इनका उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा,
मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, और इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्राएं, याद रखेंगे। भगवती चरण वर्मा का है चित्रलेखा उपन्यास है, फेमस है ये, याद रखेंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते चित्रलेखा इनका उपन्यास है, जिसमें इंपॉर्टेंट है चित्रलेखा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे शुक्लोत्तर युग की। अगला है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका निबंध है अशोक के फूल। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें फूल की आवश्यकता पड़ती है, कुटज है, कुटज। इनका उपन्यास है अनाम दास का पोथा, याद रखेंगे अनाम दास का पोथा बहुत इंपॉर्टेंट है, अनाम दास का पोथा। महादेवी वर्मा को हम लोग पद्य साहित्य में पढ़ चुके हैं, यहां नहीं पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन, इनका काव्य है मधुशाला। कभी कभी क्रम लगाने के लिए दे देता है, पहले मधुशाला इन्होंने लिखी, फिर मधुबाला लिखी, और दूसरे क्रम पर इन्होंने लिखा मधुकलश लिखा। तीसरे क्रम पर अगर बात करें आत्मकथा की तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, इसको भी याद रखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं बहुत पूछी जाती है, याद रखेंगे। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश भी इंपॉर्टेंट है इनकी रचना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, इनका काव्य है उर्वशी। उर्वशी के लिए इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगली रचना है इनका कुरुक्षेत्र, ध्यान रखेंगे कुरुक्षेत्र। हुंकार भी इनकी रचना है, कुरुक्षेत्र भी पूछी जाती है। उर्वशी इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को। और इनका एक निबंध है अर्धनारीश्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी देखे रहेंगे आप लोग। इनका निबंध अर्धनारीश्वर, उर्वशी, कुरुक्षेत्र याद रखेंगे। अगला बात करते हैं धर्मवीर भारती की। तो धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता, जब कोई गुनाह करता है धर्म की शरण में चला जाता है। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इनका नाटक है अंधा युग, अंधा युग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अंधा युग किसका नाटक है पूछेगा, बताएंगे धर्मवीर भारती का नाटक है। उपन्यास इनका क्या है, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ध्यान रखेंगे। यशपाल, यशपाल का उपन्यास है झूठा सच, इन्होंने लिखा। झूठा सच, लोग झूठ बोलते रहते हैं लेकिन यस यस करते रहते हैं, इससे आप क्या करेंगे कनेक्ट कर लेंगे। झूठा सच किसका उपन्यास है, किसने लिखा, बताएंगे यशपाल ने। राम वृक्ष बेनपुरी का रेखा चित्र है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किसका रेखा चित्र है, तो बताएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें भी देखे रहेंगे, इंपॉर्टेंट बनती हैं। मोहन राकेश, इनका नाटक है आधे अधूरे, बहुत पूछा जाता है ये मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन देखे रहेंगे ऐसे ही। उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे। आप आधे अधूरे इनके उपन्यास को जरूर याद रखेंगे, एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। जब लोगों का कपड़ा मैला हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, फाड़ देते हैं। मैला आंचल बहुत अच्छा उपन्यास है, आप पढ़िए। नेक्स्ट बढ़ते हैं मन्नू भंडारी, इनका उपन्यास है महाभोज। महाभोज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सर्कस, सर्कस भी ध्यान रखेंगे। भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। तमस किसका उपन्यास है, भीष्म साहनी ने लिखा, ध्यान रखेंगे इसको भी। विष्णु प्रभाकर, इनका उपन्यास है आवारा मसीहा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा बहुत पूछा जाता है। आवारा मसीहा किसका उपन्यास है, बताएंगे विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। इसमें किसका वर्णन है, तो बंगला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। किसकी जीवनी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। किसमें, आवारा मसीहा में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं। थैंक यू।